अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू मेथडोलॉजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए आज हम लोग उर्दू मेथडोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चन को देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके पूछे जाते हैं। इसको अगर आप देख करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबी रहेगी क्योंकि 200 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, इस चीज़ को भी समझेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपकी मैराथन क्लास रहेगी। इसको एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास जो मैंने कल ली थी वो आपके जो उर्दू लैंग्वेज पे बेस थी। ठीक है, उसमें क्लास 6 से क्लास 10th तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे उससे मुताल्लिक यानी उस किताब को बेस बनाकर जो सवालात पूछे जाते हैं, तकरीबन 250 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लें। आज भी 200 क्वेश्चन को देखेंगे, तरीक़े तदरीस जिनको हम उर्दू मेथडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक और इसके उर्दू मेथडोलॉजी की एक मैराथन मैंने 3 घंटे की ली है। थ्योरी अगर जिनको देखना है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। जिनको लिंक नहीं मिलती है वो एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, मैं उनको वो लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। तकरीबन 3-3.5 घंटे की क्लास है। उसमें मैंने डिटेल से जितना आपका उर्दू मेथडोलॉजी का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को मैंने डिस्कस किया है। अब उसके बाद अगर इसको आप देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर है तो इंशाल्लाह आप 30 के 30 मार्क्स भी इसमें ला सकते हैं। जिनके पास नंबर नहीं है 9873603812। ठीक है, इसी के साथ एक मैराथन मेरी क्या नाम है, इंग्लिश की भी है, सीडीपी की भी है। सीडीपी की 3 घंटे की है, उसमें मैंने मोस्टली चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस टाइम आप एक एक वीडियो देखने के बजाय आप मैराथन देख के जाएंगे तो अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जो भी आपका कॉमन ग्रुप टीचिंग के दौरान बना था उसमें भेज दीजिए। ठीक है, इसी के साथ सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे डीएससी की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। उसमें लैंग्वेज पंडित उर्दू है, इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट उर्दू है और सेकेंडरी ग्रेड टीचर जो उर्दू के ख़ास तौर पे उसकी तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब बिला किसी देरी के अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, तरीक़े तदरीस उर्दू, आपको पता है आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पढ़ाने का तरीक़ा आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे पहला सवाल इसमें दिया गया है अलिफ बा, अलिफ दाल बा, अलिफ रा दाल वा, यानी अब, अदब, उर्दू। इस तरह से एक एक करके पढ़ाने का ये तरीक़ा क्या कहलाता है बताइए। इसको कहते हैं तरकीबी तरीका। किसको कहते हैं, क्या इस तरीके का नाम क्या रखा गया है, तरकीब। यानी कोई भी चीज़ आप तरकीब से चल रहे हैं, यानी सिस्टम से चल रहे हैं। ठीक है, तरकीबी तरीका याद रखिएगा। दूसरा सवाल है आम, दो आम, दो आम दो, ऐसे धीरे धीरे यानी बिल्कुल यानी बॉटम से ऊपर की जानिब हम जाते हैं, जिसमें पहले आम सिखाया, फिर दो आम, फिर दो आम दो, यानी दो आम है उसको दे दो। ये उर्दू पढ़ाने का तरीका क्या कहलाता है, ये आपका इजराई तरीका कहलाता। कौन सा तरीका, इजरा, जिसमें हम बिल्कुल इजरा कराते हैं। यानी आम, पहले हम आम की शक्ल दिखा दी, आम सिखा रहे हैं, उसके बाद दो आम की तस्वीर दिखा रहे हैं, दो आम हो गया,
फिर कहेंगे 2 आम 2 यानी किसी को। तो इस तरह से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, धीरे धीरे उसको जुमले की शक्ल में ले जाते हैं। इस तरीके को कहते हैं इजराई तरीका। ठीक है, चलिए आगे है बोलता कायदा किस तरीके पर मुरत्तब की गई है। ठीक है, इसको किस तरीके पर मुरत्तब किया गया है, इसको कहा जाता है इजराई तरीका। ये यानी बोलता हुआ कायदा एक तरीका है, बोलता हुआ कायदा किस तरीके पर इसकी तरकीब की गई, मुरत्तब किया गया है, इसको कहते हैं अरकाटी या इजराई तरीका, अरकाटी या इजराई तरीका। ठीक है, इबारत ख्वानी के कितने तरीके हैं, जो इबारत पढ़ते हैं उसके कितने तरीके हैं, उसके इबारत ख्वानी के 2 तरीके माने जाते हैं। ठीक है, जब इबारत पढ़ी जाती है, देखिए 2 तरीका कई तरह से है। एक होती है मिसाली बुलंद ख्वानी, जो मिसाली आइडियल बुलंद ख्वानी होती है वो टीचर कराता है, उस्ताद कराता है, मुअल्लिम कराता है। दूसरा जो तकलीदी बुलंद ख्वानी होती है, तकलीदी जो है ख्वानगी होती है, तकलीदी जैसे एक बार टीचर बुलंद आवाज से पढ़ दिया, फिर बच्चे उसके पीछे पीछे पढ़ रहे हैं, उसको सुन करके पढ़ रहे हैं, उसको तकलीदी कहते हैं। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके जैसे मुताला स्टडी कर ख्वानगी यानी पढ़ने के, एक होता है ससर पढ़ना, यानी कहते नहीं है लाउडली यानी बुलंद आवाज से पढ़ना। एक होता है खामोश यानी साइलेंट होकर के पढ़ना। तो इस तरह के 2 तरीके बनते हैं। ठीक है, इबारत ख्वानगी के कितने तरीके बोलेंगे तो आप 2 तरीके पे टिक कीजिएगा। ठीक है, इबारत ख्वानगी में यह उज़्व अपना काम अंजाम देती है। क्या देती है? तीनों देंगे। जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कोई पढ़ेगा दूसरा सुनेगा तो कान भी रहेगा, ठीक है, नज़्म भी रहेगा और ज़ुबान, सही ज़ुबानी से तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हैं। ठीक है, देखिए यहाँ नज्म नहीं होना चाहिए। देखिए कभी कभी टाइपिंग की गलती होती है, नज्म नहीं नजर। ठीक है, क्योंकि नजर का मतलब होता है क्या? आंख। ठीक है, कह के आपकी नज़र कमज़ोर है। ठीक है, तो उस तरह से कहीं कहीं टाइपिंग की गलती भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है ज़ूद ख्वानी, उसका मकसद क्या है? ज़ूद ख्वानी का मकसद क्या है? ज़ूद ख्वानी का मतलब होता है मतलब फ़हमी। ठीक है, इसको काट दीजिए। यानी मतलब फ़हमी यानी जो पढ़ा जा रहा है उसको आप समझ पाएँ, उसको आप ज़ूद ख्वानगी यानी ज़ूद का मतलब होता है फ़ायदेमंद। ऐसी ख्वानगी जो आपको मुफीद हो, उसका मतलब क्या है? जो भी इबारत, कोई उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपके तेलुगु हो, कोई भी इबारत है, अगर पढ़ करके आप उसको समझ पाते हैं तो वही जो है आयन मकसद माना जाता है। इस फ़न में नशिस्त व कुर्सी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। किस फ़न में बताइए? यानी खामोश नवेसी, खामोश मतलब बिल्कुल साइलेंट होकर के, नवेसी नवीस्तन से बना हुआ है, फारसी का लफ्ज़ है। नवेसी मतलब होता है लिखना, खामोश होकर के लिखने में इसमें नशिस्त यानी किस तरह से बैठे हैं और कुर्सी का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। उनके मुताबिक लिखना सिखाने से कब्ल, यानी कोई चीज़ आप लिखना सिखाना चाह रहे हैं, ख़त्ते मुस्तकीम यानी ऐसे सीधा खत, सीधी लाइन। ठीक है, दायरा मतलब एक गोल वाला, और नीम दायरा यानी आधा गोल, और ख़त मनहती ऐसे जो झुका हुआ ख़त वगैरह ये सब जैसे ऐसे बनाते हैं कि मश्क कराई जाती है।
लिखना सिखाने से पहले बच्चे को लाइन खींचना, गोला बनाना, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ये सब खींचना सिखाते हैं। ठीक है, इसकी मशक किस में कराई जाती है? पूछा जा रहा है मॉन्टेसरी में पढ़ो और लिखो का तरीका पेस्टालोजी में, बताइए पेस्टालोजी में किस में सिखाई जाती है? ये पेस्टालोजी वाला तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका है? पेस्टालोजी का तरीका है। देखिए पेस्टालोजी, ठीक है, ये तरीका है। इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है, इसको किसने दिया है? याद रख लिए, थोड़ा नाम डिफिकल्ट इसका है। ठीक है, जॉन करके लिख के आता है। ठीक है, या हेनरिच, क्या हेनरिच, इसको पूछा जाएगा कि पेस्टालोजी का तरीका किसने दिया है? जॉन हेनरिच ने दिया है। इनका मतलब होता है ये जो है बच्चों का होल चाइल्ड अप्रोच है। इसमें कहा जाता है कि बच्चों का पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना सिखाने से पहले ठीक है, यानी खत्ते मुस्तकीम, दायरा, नीम दायरा, खत्ते मनहती की मशक कराई जाती है। ये क्या है? एक पेस्टालोजी का तरीका है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। 3H का फार्मूला इन्होंने दिया है, जिसको गांधी जी ने दिया था। किसका? 3H का, मतलब हैंड, एक होता है हेड, एक H से हेड होगा यानी ओकोफी नशोनुमा। एक होता है हार्ट, हार्ट मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा क्या होगा? हैंड, हैंड मतलब यानी मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पेस्टालोजी का तरीका जॉन हेनरिच ने दिया था। बच्चों के हमाजहती नशोनुमा की बातें करते हैं। पेस्टालोजी तरीके में हम उर्दू में किस तरह से पहले उनको खत्ते मुस्तकीम, दायरा, नीम दायरा, खत्ते मनहती की मशक कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। कहा जाता है इनका तरीका किस उसूल पे मबनी है? ठीक है, ये है मादूमी, ये है मॉन्टेसरी। क्या है? मॉन्टेसरी। ठीक है, देखिए मॉन्टेसरी क्या है? मॉन्टेसरी तरीका यह है कि जैसे बासी खाना है तो इस तरह के लकड़ी या दफ्ती पे काट लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसी इस तरह की किताबें मार्केट में आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कि ख़ास तौर पे तरीका उर्दू में कम है सूटेबल, लेकिन इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं A से Z तक, वो क्या है आपको कटे कटे मिल जाते हैं। ठीक है, बच्चे को उस पर उंगली फेर करके ऐसे बता सकते हैं कि A ऐसे बनेगा। अब उर्दू में अगर नहीं है, जैसे B ऐसे उर्दू में नहीं है, तो इस तरह से लकड़ी से काट करके कि अलिफ ऐसे है, बा ऐसे है। ठीक है, तो गत्ते काट करके उस पर बच्चे को सिखाया जाता है कि अलिफ इस तरह से है, वो ऐसे तरह है। फिर उसको देख करके बच्चा जो है फिर उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बस लिखना है तो बच्चे से कहा जाएगा कि बा मिलाओ, सीन मिलाओ, दोनों मिलकर के बस बन गया। आगे उसकी शक्ल दिखाई जाती है। तो ये कौन सा है? ये मॉन्टेसरी का तरीका माना जाता है। ठीक है, मॉन्टेसरी यानी दफ्ती से काट करके उसको बनाने की बात करते हैं। ठीक है, कुल से जुज की तरफ लिखने के किस उसूल पर मबनी, यानी कुल से जुज की तरफ वाला तरीका किस उसूल पे मबनी है? पढ़ो और लिखो वाले उसूल पे। ठीक है, पहले पढ़ो और उसके बाद लिखो। मौजूदा निसाब कुतुब में ज़ुबान शनासी कवायद किस तरीक़े तदरीस के उसूल पर मबनी है? ठीक है,
किस तरीक़े तदरीस के उसूल पर मबनी है, यानी क्या कहेंगे, इस्तक़राई तरीक़ा। ठीक है, इस्तक़राई तरीक़ा। दो तरीक़ा आप सुनते होंगे, एक इस्तक़राई, दूसरा इस्तिख़राजी। जहाँ कहीं इस्तक़राई का लफ्ज़ आ जाए, यही तरीक़ा मौजूदा दौर में अच्छा माना जाता है। ठीक है, मौजूदा दौर में तरीक़ा सबसे अच्छा माना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या हम करते हैं कि मालूम से नामालूम की जानिब, मिसालों से कवायद की जानिब जाते हैं। किसमें? इस्तक़राई तरीक़ा। एक होता है इस्तिख़राजी तरीक़ा, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव यानी इस्तिख़राजी। पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है, दोनों के फ़र्क को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। मौजूदा जो निसाब है उसमें मुअल्लिम से कहा जाता है आप इस्तक़राई तरीक़ा, ख़ास तौर पे इब्तदाई दर्जे में आप इस्तक़राई तरीक़ा ही को फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं इस्म यानी नाउन के बारे में, इस्म किसको कहते हैं। अब क्लास में हम बैठ करके बच्चों से कहेंगे, अब बच्चे बहुत सारे हैं, उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, हम पूछ सकते हैं नाम सबका। किसी ने कहा हामिद है, खालिद है, किसी ने कहा ज़ैनब है, बुशरा है। फिर पूछा कि जगह कौन है। अब वो जगह कोई भी हो, हैदराबाद हो, सिकंदराबाद हो, वारंगल हो या काजीपेट का कोई भी जगह हो सकती है। बच्चे ने बताया ये जगह है, ठीक है, ये शहर है। और उसके बाद क्लास में चीज़ों को पूछ सकते हैं कि ये कौन है, वो कहेंगे ये जो है ब्लैक बोर्ड है, ये जो है कुर्सी है यानी चेयर्स है। ठीक है, तो उसके बाद एक कायदा निकालेंगे कि किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, पहले मिसाल बता दिए। तो मिसाल क्या था, आपको मिसालें पहले से मालूम थी भाई, ज़ैनब है, बुशरा है, खालिद जो है आयशा है, या जगह का नाम है, या कलम है, कापी है, किताब है, ये सब चीज़ों का नाम लेकर के तो पहले से सबको पता था। लेकिन वही चीज़ फिर मिसाल बता करके कायदा बता दिया कि किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह के नाम को हम इस्म यानी नाउन कहते हैं। तो हम क्या हैं, ख़ास से आम की जानिब जा रहे हैं। किसी का नाम है, ये सब क्या है, ख़ास है। कोई शहर, कोई जगह है, ख़ास है, क्योंकि सारी जगह हैदराबाद नहीं हो सकती, या सिकंदराबाद नहीं हो सकती, या कोई छोटी भी जगह नहीं हो सकती सारी। ठीक है, तो क्या है, वो ख़ास है। ख़ास से आम की जानिब, यानी इसमें क्या हम करते हैं, नून से अननून यानी मालूम से नामालूम की जानिब किसमें जाते हैं, इंडक्टिव तरीक़ा। ये तरीक़ा सबसे अच्छा माना जाता है। पहले बच्चों को मिसालें देंगे, उस मिसालों पर हम कायदा उनको बताएंगे। डिडक्टिव तरीक़ा जो अगली जमात में, जो डिग्री लेवल पे, यानी हम पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद उसकी मिसालें दे देते हैं। ये बेसिक लेवल पे, ख़ास तौर पे क्लास 8th तक सही नहीं माना जाता, बल्कि इंडक्टिव तरीक़ा यानी मिसालों से कायदे की जानिब हम जाते हैं। तो इस्तक़राई तरीक़ा, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि इस्तक़राई, इस्तिख़राजी क्या चीज़ है। इंशाअल्लाह आज के बाद से आप इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। ठीक है, जिस चीज़ में पहले मिसालें देंगे फिर कायदे की जानिब जाएंगे, वो हुआ इस्तक़राई। इस्तिख़राजी डिडक्टिव यानी पहले आप कायदा, कानून यानी आप रूल बता दे रहे हैं, उसके बाद उसकी मिसालें देंगे। ठीक है, बुलूम की 3 तालीमी मकासिद में से नहीं है। देखिए, BS बुलूम ने तालीमी मकासिद के 3 डोमेन बताए हैं, 3 मैदान बताए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, अखलाक़ी अलाक़ा इसको नहीं। देखिए, एक इन्होंने बताया है इदराकी अलाक़ा यानी कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट उन्होंने बताए हैं। ठीक है, मैंने इस पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और उसको कई हज़ार लोगों ने देखा है। ठीक है, एक बार आप देखिएगा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन उर्दू मीडियम या ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय मेराज सर, दोनों अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने तीनों डोमेन को बहुत ही अच्छे अंदाज में उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाया है। ठीक है, उसको
तकरीबन कई हजार लोगों ने देखा है, ठीक है। पहला जो है कॉग्निटिव, दूसरा तासुराती इलाका यानी अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, और तीसरा क्या है हरकियाती, जिसको हम साइको यानी हरकियाती और नफ्सियाती दोनों है, तो अलग अलग कर देंगे तो 4 हो जाएंगे एक में, यानी साइको मोटर डोमेन। अखलाकी इलाका इसकी बात उन्होंने नहीं की है, यानी डोमेन का मतलब बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे उसका एक मकसद मुतय्यन करते हुए बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यानी उनके इदराकी यानी कॉग्निटिव डोमेन यानी उनकी जहनी नशोनुमा होनी चाहिए बच्चों को, उसको टारगेट में रखेंगे। इसी के साथ अफेक्टिव डोमेन यानी इमोशनल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, और इसी के साथ हरकियाती यानी ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर उसके भी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, नफ्सियाती डोमेन ये भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें अखलाकी नशोनुमा की, अखलाकी इलाका की बात नहीं की है। उसूल करना, रद्द अमल, कदर करना, तंजीम वगैरह बुलूम के तालीमी मकासिद के किस ज़ुमरे में आते हैं? बताइए, ये सब किस ज़ुमरे में आएंगे? तासुराती इलाका यानी अफेक्टिव डोमेन के पार्ट है। रद्द अमल करना, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन करना, कदर करना यानी वैल्यूएटिंग, और तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब किस में है? ये सब तासुराती। एक बार आप ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी मेरी वीडियो देख लेंगे, इंशाल्लाह सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें तासुराती के पार्ट हैं। आगे है मौजूदा जमाते हश्तुम। हश्तुम का मतलब क्या है? 8वीं जमात की उर्दू किताब में चौथी इस्तेदाद कौन सी है? ये देखिए, ये लफ्जियात को माना गया, क्या लफ्जियात, जो कि आपका सिलेबस है, ठीक है। जमाते हश्तुम की उर्दू किताब में तीसरी तालीमी इस्तेदाद कौन सी है? बताइए कौन सी है? यानी खुद लिखना, कोई टॉपिक बता गया खुद अपनी ज़ुबान में लिखना। जमाते नहुम यानी 9th क्लास की उर्दू किताब में दूसरी तालीमी इस्तेदाद कौन सी मानी गई है? ये मानी गई है इजहार माफी ज़मीर, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, उसको अपने लफ्ज़ों में कहना या लिखना। इजहार माफी ज़मीर तख्लीकी सलाहियतों का इजहार 9वीं जमात का मकसद माना जाता है, ठीक है। आगे क्या है? मॉडल, हकीकी अशिया, नमूने का शुमार किस में होता है? कोई मॉडल दिखाते हैं, हकीकी अशिया यानी रियल चीज़, कोई नमूना, इसका शुमार किस में होता है? सेह इबादी आलात, ठीक है, यानी 3 डायमेंशन टूल्स, ठीक है, या तजलीली आलात या नुमाइश आलात। मॉडल, हकीकी अशिया, नमूने का शुमार, ठीक है। वैसे सेह इबादी नहीं है, देखिए तीसरा यही सही होगा, नुमाइश। देखिए, कोई नुमाइश का मतलब है एग्जीबिशन, कोई चीज़ बाहर लगी, यानी उसमें नुमाइश का मतलब मॉडल, आपने कोई मॉडल बना कर लाए दिखा दिए क्लास में। हकीकी अशिया, आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मान लो आप माहौलियात के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब वो चीज़ ले जा कर के आप चिड़ियाघर में उस चीज़ को दिखा दिए। नमूना कोई उसको ला कर, ये तो नुमाइश ही तो मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर ये ना रहे तो सेह इबादी आलात भी माना जाएगा, ठीक है। यानी किसी चीज़ के 3 आयाम, एक मॉडल दिखाना, एक हकीकी अशिया दिखाना, एक नमूने वगैरह दिखाना, ठीक है। चलिए, तो मेरे समझ से तो ए वाला सही होगा, ठीक है, लेकिन अगर ए नहीं है तो इसको भी सही माना जा सकता है, ठीक है। चार्ट, खाके, फ्लैश कार्ड यानी किसी चीज़ का फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। तस्वीर, नक्शों का शुमार किसमें होता है? बताइए, इनका शुमार किसमें होगा? नुमाइशी आलात। अब नुमाइश देखिए, अब इसको दोनों को नुमाइश, यहाँ 3 चीज़ कहा गया है, मॉडल, हकीकी अशिया, नमूने, इसको सेह इबादी आलात मानिए, ठीक है। अब यहाँ सारी चीज़ें नुमाइश में चार्ट भी आएगा, खाके भी आएंगे, फ्लैश कार्ड भी आएगा, तस्वीर भी आएगी, नक्शे में आएगा, सब क्या है? नुमाइशी एग्जीबिशन वाले टूल्स कहे जाएंगे। इसका पहला मान लीजिए, इसका चौथा सही, ठीक है। इदराकी इलाका यानी कॉग्निटिव डोमेन, जिसको ब्लूम्स ने दिया है
कि ये आला तरीन सतह, सबसे ऊपर, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, सबसे आला तरीन सतह कौन सी है? बताइए। तअज्जुन कद्र यानी इवैल्यूएशन, क्या माना जाता है? इवैल्यूएशन। तअज्जुन कद्र मतलब इवैल्यूएशन। इसमें सबसे तरकीब मतलब होता है सिंथेसिस, और मालूमात अंडरस्टैंडिंग, यानी मालूमात मतलब नॉलेज, और तफहीम मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए 20 क्या है? मौजूदा जमात दहुम की दरसी किताब की दूसरी इस्तेदाद, यानी क्लास 10th में। बताइए इस्तेदाद क्या मानी जाएगी? इजहार माफी ज़मीर, अपने माफी ज़मीर, जो आपके ज़मीर में है, जो आपके दिल में है, उसको ज़ाहिर करने की सलाहियत पैदा हो जाए उस ज़ुबान में, यही उसकी दूसरी इस्तेदाद मानी जाती है। इखराज, तफसील, तग़य्युर लहन, माना आफरीनी और एराब, ये औसाफ किसके हैं? बताइए, ये औसाफ क्या है? खुश ख्वानी, क्या है? खुश यानी अच्छी तरह से पढ़ने की। अल्फाज लिखना, फिर उसको अलग करके पढ़ना सीखना कहलाता है। क्या कहलाएगा? बताइए, क्या कहलाएगा? ये कहेगा तहलीली तरीक़ा। तहलील, कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो उसको टुकड़ों में तोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं, तो ये तहलीली। तरकीबी में क्या चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए। सह इबादी आला के तौर पर कमरे जमात में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सह इबादी यानी 3 डायमेंशन टूल्स में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मॉडल का। ठीक है, आगे है खुतूत, यानी इस तरह के खुतूत की किस तरीक़े तदरीस में पहले मश्क कराई जाती है? बताइए, किस में कराई जाएगी? पेस्टालॉजी। ठीक है, किसमें? पेस्टालॉजी तरीके में कराई जाती है। ठीक है, ये जिसमें इस तरह से खत, नीम दायरा, इस तरह के जो अभी इससे रिलेटेड एक सवाल भी आ चुका है। ठीक है, अभी मैंने उसको बताया भी है, इसको जॉन हेनरिच ने दिया था। ठीक है, आगे है, इस तरीके तदरीस में हम जुज से कुल की जानिब जाते हैं। बताइए, किसमें हम जुज से कुल की जानिब जाते हैं? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग ये स्केल डाउन तरीका है। ठीक है, माइक्रो के माना क्या होता है? क्योंकि माइक्रो टीचिंग भी आपके सिलेबस में दाखिल है। क्या होता माइक्रो? मतलब जुज, छोटा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग को कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग को क्या कहा जाता है? खुद तदरीस। माइक्रो टीचिंग यानी जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं अपने कोर्स, उसमें क्या होता है? सब सिमुलेशन माहौल बनाया जाता है। जो आपके साथी बीएड या डीएलएड के रहते हैं वही आपके स्टूडेंट बन जाते हैं, आप पढ़ाते हैं। हर एक स्किल पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। 36 मिनट की सर्कल होती है। कितना? 36 मिनट की। हर एक स्किल को 6-6 मिनट के लिए रखा जाता है। और जो आपके टीचर होते हैं वो आपके सुपरवाइज़र होते हैं, आपकी चीज़ों को आपके साथी ऑब्जर्व करके बाद में फीडबैक देते हैं। ठीक है, चलिए। जूद नवेसी, खुश नवेसी, इसका मकसद क्या होता है? लिखने सिखाना। ठीक है, वकूफ़ी मकासिद, ठीक है, यानी कॉग्निटिव। जज्बाती यानी अफेक्टिव का ताल्लुक़ किस इलाक़े से है? बताइए, इसका ताल्लुक़ किस इलाक़े से है? यानी नफ्सी व हरकी। ठीक है, नफ्सी व हरकी। ठीक है, नफ्सी साइको, हरकी मोटर। साइको मोटर डोमेन से इसका ताल्लुक़ है, वकूफ़ी वाले जज्बाती वाला। ठीक है,
आगे है तीसरा सवाल 30, मौजूदा दरसी किताब बराए जमात दहुम की तीसरी इस्तेदाद क्या मानी जाती है? बताइए। ज़ुबान शनासी, यानी कम से कम ज़ुबान तो पहचान सकें। रियासती दरसी किताब की तदवीन का ज़िम्मेदार इदारा कौन सा है? यानी स्टेट लेवल पर जो किताब हैं उनकी तदवीन करना है, उनको तैयार कराने की जिम्मेदारी। देखिए NCERT क्या है, ये सेंट्रल लेवल पे है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF को कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। SCRT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, इसी की जिम्मेदारी है। SCERT जो है क्या करती है, यही इसकी तदवीन कराती है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या है, ये जो आपके BEd वगैरह के टीचर कॉलेज हैं उनकी निगरानी करती है, उनके स्टैंडर्ड को चेक करती है, ठीक है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो हमको तीसरा वाला सही मानेंगे। दस्तूर हिंद के किस दफ़ा के तहत रियासतों को एक ख़ास हिदायत दी गई है कि लिसानी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की इब्तदाई तालीम मादरी ज़ुबान में बहम पहुँचाई जाए? ये आर्टिकल 350 या कहीं लिख के आ जाएगा 350A। इसमें जो है अक़लियतों लोगों की बात की गई है, बच्चों की इब्तदाई यानी जो अक़लियत वाले हैं उनकी इब्तदाई तालीम उनकी मादरी ज़ुबान, जैसे कोई उर्दू मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनकी इब्तदाई तालीम उर्दू में होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 343 से 351 तक हमारे आइन में इसी की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, को ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ठीक है। और आपका जो शेड्यूल है 8वीं शेड्यूल 8th शेड्यूल में तकरीबन कितनी ज़ुबानें हैं? 22 ज़ुबानें हैं, जिसमें से आपकी उर्दू वो क्या नाम है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। 22 ज़ुबानों में उर्दू भी एक ज़ुबान है, ठीक है। चलिए आगे है, ज़ियाए उर्दू का ताल्लुक़ किन जमातों से है? बताइए किन जमातों से है? ए क्लास 6 से 8th तक, ठीक है। ये इदारा रियासती निसाब की तदवीन का काम, ये तो फिर रिपीट हो गया, कौन सा? ये तीसरा वाला होगा, ठीक है। आगे है, हुरूफ से मुताल्लिक इल्म कहा जाता है। हुरूफ से मुताल्लिक अगर आपको इल्म है तो उसको क्या कहते हैं? इल्म हिजा, ठीक है। आगे क्या है? आगे है, मंसूबा बंदी पहले कैसी करनी चाहिए? ठीक है, आप के सिलेबस में ये भी है, ईयरली मंसूबा बंदी यानी सालाना मंसूबा बंदी क्या है, फिर यूनिट प्लान क्या है, फिर डेली प्लान क्या। आपको पता है सालाना मंसूबा बंदी साल शुरू होने से पहले ही कर ली जाती है। शुरू में देख लिया जाता है साल में कितनी छुट्टी है, कितना सिलेबस है, कितना चैप्टर, फिर उसको यूनिट में बांटा जाता है, फिर एक यूनिट को महीने में डेली कितना दिन पढ़ाया जाएगा, तीनों तरह से बांटा जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले ईयरली प्लान बनाया जाएगा, फिर यूनिट प्लान बनाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डेली प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। 3 प्लान बनते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका वो होगा सालाना। सबसे पहले हम सालाना मंसूबाबंदी बनाते हैं, फिर यूनिट बनाते हैं, फिर डेली लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा तरतीब। तदरीस शुरू करने से पहले मुअल्लिम को किन चीज़ों को यानी जहन में रखना चाहिए? देखिए मकसद, जब आप पढ़ाने जाएंगे कोई भी चीज़ पढ़ाने का एक मकसद यानी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव यानी आम मकासद, यानी पूरे साल में बच्चा उर्दू की क्लास किताबें पढ़ करके किस काबिल हो जाएगा उसको भी आपको सेट करके रखना होता है। फिर आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आज मैं आप लोगों की मेथडोलॉजी की क्लास ले रहा हूं, तो मैंने एक मकसद सेट कर रखा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि आज के क्लास के बाद आपको
किस तरह से पढ़ाना है, पढ़ाने के कितने तरीक़े हैं, उसके फिर उसमें मनसूबा बंदी क्या है, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी क्या, इसके बारे में अच्छी खासी आपकी समझ डेवलप हो सके। एक जो है ख़ास मकसद है, इसके तहत मैं एक क्लास ले रहा हूँ। तो मकसद जहन में रख कर ही आप क्लास लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, जांच के क्या माने हैं। जो जांच की जाती है जिसको टेस्ट कहते हैं या इवेल्युएशन भी कहा जा सकता है, यानी मुअल्लिम परखना, इम्तिहानात का इनेकाद, तलबा की कामयाबी, ठीक है। देखो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो तमाम होगा भाई, जांच होगी तो इम्तिहान भी होगा, ठीक है, मुअल्लिम भी परखा जाएगा। देखिए अगर बच्चा कोई कंसेप्ट नहीं समझ पाया तो हम क्या कहेंगे, बच्चे की गलती नहीं बल्कि हमारे समझाने में गलती है। तलबा की कामयाबी भी इसमें देखी जाती, तो ये तमाम वाला आप सही मानिए, ठीक है। तलबा की हुसूलियाबी को मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी बच्चा हासिल किया कि नहीं, जो पढ़ाया गया है उसके समझ में आया कि नहीं, उसके लिए आप जांच करते हैं, यानी इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन फिर दो तरह के हैं, एक होता है क्या नाम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जिसको हम तश्कीली कहते हैं, जो साल के दौरान होता है, और समेटिव जिसको हम तजमीई या मजमूई कहते हैं, जो आखिर में होता है, यानी जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है, जिसका एग्ज़ाम दे करके बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो जाता है। तो फॉर्मेटिव, समेटिव, जिसको एक तश्कीली और दूसरा तजमीई या मजमूई, ठीक है। तो उसमें मकसद क्या होता है, बच्चों की हुसूलियाबी को पता लगाना, ठीक है। तो वही आपकी क्या है, जांच है, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे की हुसूलियाबी को पता लगाना, अगर कहीं तश्कीली जांच लिख दिया जाता, तश्कीली अगर रखा जाता, तश्कीली जांच, तो 100% यही सही होता, ठीक है। तदरीसी इलाक़ों का तायुन किस माहिर तालीम ने किया है, आपको पता है अभी अभी ब्लूम्स की टेक्सोनोमी ब्लूम ने किया है। तदरीसी इलाक़ों का तायुन, जो कि एक क्या किया, कॉग्निटिव डोमेन यानी इदराकी, एक क्या है तासुराती डोमेन यानी अफेक्टिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन, नफ्सी हरकी जिसको कहा जाता, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कितने इक़दामात का जिक्र किया है, बताइए कितने इक़दामात का जिक्र किया है। इन्होंने 5 इक़दामात का जिक्र किया है। मंसूबे सबक में सबसे अहम इक़दामात कौन सा माना जाता है, बताइए। मंसूबे सबक में सबसे अच्छा इक़दामात तफ़हीम मानी जाती है, भाई बच्चा उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कहते हैं। चलिए, तफ़हीम के सवालात किस तरह के होने चाहिए, यानी मुख्तसर और मरबूत सवाल हो, यानी बहुत लंबे चौड़े सवाल ना हो। मरबूत यानी टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाएँ। तलबा की तवज्जो सबक की जानिब यानी सबक की तरफ मबजूल करवाने के लिए कौन सा इक़दाम ज़रूरी है, यानी सबक की जानिब उसकी तवज्जो मरकूज़ हो जाए, उसके लिए मुहर्रिका, मुहर्रिका जिसको कहते हैं मोटिवेशन। जैसे आप टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, जाते ही क्लास में आप घुसे, चलो अपनी अपनी किताब निकालो, एक बच्चे से चलो रीडिंग लगाओ, चलो पढ़ने लगो, नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों को पढ़ने की जानिब तवज्जो मबजूल कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास में बैठे जो लेसन, मान लो आप कोई सबक पढ़ाने जा रहे हैं, सबक पढ़ाने से पहले हल्का फुल्का 2 मिनट 3 मिनट क्या है, कोई एक छोटा मोटा चुटकुला सुना दीजिए, कोई एक जोक। भाई आप माहौलियात से मुताल्लिक सबक पढ़ाने जा रहे हैं, पूछ लें कि बताइए कितने तालिब इल्म ऐसे हैं, कितने तलबा तालिबात में से हाथ उठाएं, सब हाथ खड़ा करें कि किन्होंने जंगलात यानी किन्होंने चिड़ियाघर देखी है, किन्होंने फला जानवर देखा है, तो सब खड़े होंगे। तो इससे क्या होता है, क्लास में एक माहौल मोटिवेशन बन जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले उस तरह के कुछ सवालात, या कोई जो है ईद पे है तो कहेंगे बताइए इससे पहले आप ईद में दोस्तों के यहाँ
कौन कौन किसके यहाँ गया था, कौन अपने नानी के यहाँ गया था। इस तरह के सवाल पूछने से बच्चा का जहन यानी उस पढ़ने की जानिब मबजूल कराया जाता है। ठीक है, ये नहीं आते ही फ़ौरन पढ़ाने लगे। तो ये मुहर्रिका, इसी को कहते हैं मुहर्रिका, जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं। कहा जाता मोटिवेशन इज़ अ नेशनल हाईवे टू लर्निंग, यानी सीखने के लिए मोटिवेशन क्या है। जैसे नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी चलाओ 90-100 की स्पीड में चलती है, वैसे ही बच्चा सीखता है अगर मोटिवेटेड होता है। ठीक है, बुलंद ख्वानी का मकसद क्या होता है बताइए। बुलंद ख्वानी का मकसद क्या होता है? सही तलफ़। देखिए, बुलंद ख्वानी से, जब बच्चा बुलंद ख्वानी से पढ़ेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि उसका तलफ़ुज़ यानी उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम उच्चारण कहते हैं, सही है कि नहीं, अल्फाज की अदायगी आइन शीन क़ाफ सही से निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला सही होगा। खामोश मुताला यानी साइलेंट रीडिंग, उसका मकसद क्या होता है? उसका तलबा में जूद ख्वानगी की सलाहियत, यानी बच्चा, देखिए एक सवाल ये भी पूछा जाता है, किस मुताले में बच्चा तेज़ी से पढ़ता है, किसमें खामोश मुताला, कम एनर्जी, चुपचाप साइलेंट होकर के पढ़ रहा है, लेकिन एक ही दिमाग से उसको समझ रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। तो तलबा में जूद ख्वानगी की सलाहियत पैदा करने के लिए खामोश मुताला का मकसद यही होता है। तख्ते स्याह पर लिखने का सही तरीका क्या माना जाता है? लफ्ज़ वाज़े और खुशखत हों, जो भी आप लिखेंगे बिल्कुल वाज़े, पीछे वाले बच्चे समझ सकें। खुशखत यानी अच्छी, जिसको आप कैलीग्राफी यानी अच्छी तहरीर में लिखेंगे। पहला ही सही होगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फाज के माना बताना किस लिए ज़रूरी है बताइए। तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा। भाई, जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, बच्चों से कहेंगे कॉपी में नोट करके आओ, दूसरे दिन पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका जो यानी ग्लोसरी है, उनके जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जो भंडार है, उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। ठीक है, निसाब के माना क्या हैं? निसाब बताइए, सिलेबस का क्या माना है? अपनी मंजिल तक पहुंचना। जब तक किसी चीज़ का निसाब नहीं बनेगा तब तक आपको कैसे पता चल पाएगा कि साल ख़त्म होते होते आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो निसाब का मतलब ये है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना। आगे है, निसाब कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? निसाब कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? दर्जा, उम्र, सलाहियत, इस पे निसाब जो बनाया जाता है। इसीलिए निसाब बनाने में जो जीन पियाजे की स्टेजेस है, ठीक है, साइकोमोटर, ठीक है, और इस तरह के जो इन्होंने चारों स्टेज दी हैं, चारों स्टेज में अलग अलग एज दी है, उसको यानी जहन में रखा जाएगा। किस उम्र का बच्चा है, कब उसके कॉग्निटिव डोमेन काम कर रहे हैं, कब उसके अंदर लॉजिक कब आ रही है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सारे स्टेजों को ध्यान में रखकर, यानी जीन पियाजे की जो स्टेज को ध्यान में रखकर ही सिलेबस बनाए जाते हैं। उनकी उम्र देखी जाएगी, दर्जा यानी क्लास देखा जाएगा, सलाहियत देखी जाती है, उसको जहन में रख कर के ही वो कोई किसी टेक्स्ट बुक में जो असबाक हैं उसको जमा किया जाता है। जायद निसाबी सरगर्मी दो तरह के होते हैं, एक करिकुलर एक्टिविटीज़, एक होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ जो निसाब से मुताल्लिक हैं, जैसे जो पेपर पेन वाली सलाहियत, और जायद निसाबी सरगर्मियाँ जिस पे आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा है। यानी ये भी, ये सिर्फ नहीं देखते कि बच्चा पढ़ने में कितना, देखते हैं कि बच्चा खेल में कितना अच्छा है, कौन सा स्पोर्ट खेलता है, गाने में कितना अच्छा है। ठीक है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे का, इसलिए एक टर्म आया है, आप बार बार सुनते भी होंगे, CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टिन्यूअस यानी मुसलसल, बच्चा जब से क्लास में इंटर हुआ तभी से आखिर तक, जब तक क्लास में पढ़ता रहेगा, उसका इवेलुएशन चलता रहेगा, उसको कहते हैं मुसलसल। आगे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव को उर्दू में कहते हैं जामे, यानी हर एंगल से उसका
इवैल्यूएशन किया जाएगा वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा है, इसी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे खेल में दोस्तों के साथ उसके रिलेशन कितने अच्छे हैं, स्कूल में पाबंदी से आता है कि नहीं, इसी के साथ इंटरवल में उसका किस तरह से ताल्लुकात रहता है, फिर गाने वगैरह में कितना अच्छा है, बच्चे के अंदर कोई यानी मोटर स्किल बहुत अच्छी है कि नहीं, ठीक है। हर एतबार से उसका इवैल्यूएशन किया जाता है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। सिर्फ पेपर पेन वाला यानी इम्तिहान हुआ, बच्चा 100 में 90 नंबर ला रहा लेकिन उसके अखलाक नहीं अच्छे हैं, उसके किरदार नहीं अच्छे हैं, तो हर एतबार से आपको अब जज करना पड़ेगा, ठीक है, जज करना चाहिए ही, ठीक है। तो जायद निसाबी सरगर्मियाँ, पहले वालिदैन क्या समझते हैं, बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो ठीक है, अगर खेल रहा है किसी खेल में तो उसको डांटते हैं। हालांकि आज के दौर में अगर बच्चे के अंदर कोई छिपी हुई सलाहियत है, टीचर उसको पहचान ले और उस पर मश्क करा दे तो बच्चे का अच्छा कैरियर बन सकता है, ठीक है। आप देखेंगे आपके हैदराबाद में सानिया मिर्ज़ा को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जो बॉक्सर हैं निकहत ज़री, अब उसमें उन्होंने कितना नाम कमाया, उसके बाद उनको ए ग्रेड की जॉब भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने दी। इसी तरह सिराज अहमद को भी देख लीजिए जो क्रिकेटर हैं। तो क्या है, अगर आपके बच्चे में किसी चीज़ की सलाहियत है, खेलने में, गाने में, इसमें, आप उसमें उसको बढ़ाइए, सिर्फ पेपर पेन वाली सलाहियत के पीछे मत पड़िए। जो आदमी ओलंपिक में सेलेक्ट होता है, वहाँ जीत के आता है, करोड़पति हो जाता है, ठीक है, जितना आदमी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता। तो क्या है कि हमें एज बच्चों के जो टैलेंट है उसको पहचानना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बाहर निकल गए क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखना है कि इसमें क्या होता है, जायद निसाबी सरगर्मियों से क्या मतलब है, खेल कूद, हम मान सकते हैं क्या, खेल कूद। चलिए, इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए कौन मुहर्रिका पैदा करता है, बताइए। देखिए, मुअल्लिम, भाई एज अ टीचर आप ही तो बच्चे को मोटिवेट करेंगे तभी तो बच्चा खेलेगा, तो टीचर का अहम रोल होता है। चलिए, बच्चों को किस सरगर्मी से मुंसलिक करना चाहिए, बताइए, किस सरगर्मी से करना चाहिए, रुझान के मुताबिक। करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे का रुझान किस तरफ है, ठीक है, उसका एटीट्यूड किस तरफ है। अब यह है कि बच्चा है पेंटिंग खूब अच्छी बनाता है, एमएफ हुसैन बनना चाहता है, पेंटिंग खूब अच्छा करता है, आप बार बार को क्या कर रहे हो, नहीं नहीं इसको नहीं करना, जब वो पेंटिंग कर रहा है तो उसको पेंटिंग ही में आगे बढ़ाइए। हो सकता है स्पेशल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी हो जाए, उसमें भी अपना कैरियर बना सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में देखेंगे अलग से आर्ट गैलरी बनाई जाती है, ठीक है। बच्चा उसका जिम्मेदार रुकन है, किसका भाई, समाज का, इसलिए सोशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तदरीसी आला कौन सा है, बताइए, इसमें से तदरीसी आला कौन सा है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो किताब टेक्स्ट बुक है ये भी टीएलएम का एक पार्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक पार्ट क्या है, किताब यानी टेक्स्ट बुक भी है, ठीक है। चलिए, तदरीसी आला का असर होता है, तदरीसी आला का असर किस में होता है, जहन और दिल पर। सबक को दिलचस्प और मुअस्सिर बनाने के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल होता है, सबक को हम दिलचस्प और मुअस्सिर बनाएं इसके लिए किसका, इमदादी ज़राए यानी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते ही बच्चे यानी क्लास को मुअस्सिर और दिलचस्प आप बनाते हैं। आप आए किताब पढ़ाने लगे, आप कुछ ग्लोब लेकर आए, कोई मॉडल बनाकर लेकर आए, कोई क्लिप्स लेकर आए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पे दिखा करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तदरीस में मदद देने वाले आलात कितने किस्म के हैं, बताइए, कितने किस्म के, 3 किस्म के माने जाते हैं, ठीक है। एक होता है ऑडियो,
जिसको कहते हैं समई। दूसरा क्या है विजुअल, जिसको कहते हैं बसरी। क्या कहते हैं बसरी। एक होता है ऑडियो विजुअल दोनों, यानी समई बसरी। समई समई व बसरी। जैसे आप टीवी ले लीजिए, ठीक है, कोई मूवी दिखा रहे हैं, उसमें आवाज़ भी आ रही, देख भी रहे हैं, तो 3 तरह के माने जाते हैं, ठीक है। 3 किस्म के आलात कौन से हैं, देखो आगे फिर वही पूछा जा रहा है, ठीक है, घुमा घुमा करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बसरी, समई, समई बसरी, ठीक है। बसरी, समई और समई बसरी तीनों तमाम है, ये सही होगा। बसरी, समई, समई बसरी, ठीक है, इस तरह से आपके आ सकते हैं। इमदादी आलात का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए। तदरीस के दौरान, मुकम्मल सबक के वक्त, तमाम। तदरीस के दौरान, तक़सीम के दौरान, तक़सीम मतलब कोई चीज़ डिवाइड करना, मुकम्मल सबक के वक्त। देखिए सबक पूरा हो गया फिर कराने से क्या फ़ायदा। अगर तक़सीम के दौरान ना हो और तदरीस के दौरान, भाई तदरीस के दौरान पढ़ाते पढ़ाते करेंगे, लेकिन इससे अच्छा तक़सीम, जब आप पहले ही से डिसाइड कर लेंगे कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक पे कौन सा TLM सुटेबल होगा, ऑडियो विजुअल होगा, तो उसको पहले से बांट लेंगे, उसी को दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये ना होता तो तदरीस के दौरान, ठीक है, और मुकम्मल सबक के वक्त नहीं, सबक ख़त्म होने के बाद दिखा करके क्या फ़ायदा, ठीक है। इमदादी आलात का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, बताइए। दर्जा, क्लास क्या है, उम्र एज क्या है, ज़हनी सलाहियत, यानी ये दूसरा वाला सही माना जाएगा। तदरीसी आला के इस्तेमाल से तलबा में क्या हो जाता है, शौक़ व ज़ौक़ बढ़ता है, सही बात है। तलबा की जांच क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। एक दर्जा से दूसरे दर्जा में तरक्की देने के लिए, तलबा के मालूमात के लिए, तलबा की अहमियत के लिए, ठीक है, मुअल्लिम के लिए सबक की कामयाबी के लिए, ठीक है। तो एक दर्जा से दूसरे जमात में, देखिए जांच, यहाँ जांच से मुराद क्या होगा, इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी तकमीली या तजमीई। तजमीई या मजमूई, तजमीई, ठीक है, या तकमीली भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में तो समेटिव लिख के आता है, उर्दू में अलग अलग एक लफ्ज़ के कई माने बनते हैं, ठीक है। तो तकमीली भी, तजमीई या तकमीली, ठीक है। तअय्युन क़द्र या अंदाज़े क़द्र लिख के अगर आएगा, इसी का मकसद, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है एक दर्जे से दूसरे दर्जे में प्रमोट करना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अगर तश्कीली जांच आ जाए, तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी तश्कीली आ जाए, तो उसका मतलब होता है यानी मुअल्लिम के लिए सबक की कामयाबी, ये भी हो सकता है, यानी तलबा के मालूमात के लिए, यानी तलबा की हुसूलियाबी यानी का पता लगाने के लिए फॉर्मेटिव यानी तश्कीली होती है। एक दर्जे से दूसरे दर्जे में तरक्की देने के लिए समेटिव असेसमेंट या तजमीई या तकमीली हो सकता है, लफ्ज़ बदल जाए, लेकिन सही मानों में ऐसे ही सवाल बनना चाहिए, ठीक है। चलिए
दर्स व तदरीस के लिए पहले किसका तयन ज़रूरी होता है? जाहिर सी बात है, फिर पूछा गया है मकासिद यानी ऑब्जेक्टिव का तयन क़द्र कौन सा अमल है? बताइए, तयन क़द्र कौन सा अमल है? मुसलसल, जिसको हम असेसमेंट कह सकते हैं। और जांच को इवेल्युएशन वो कह रहे हैं। इवेल्युएशन मतलब समेटिव और असेसमेंट का मतलब फॉर्मेटिव। ठीक है, तो तयन क़द्र कौन सा? मुसलसल, इसीलिए तो ये टर्म आया CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो क्या है? मुसलसल चलने वाला अमल है, मुसलसल जामे। ए अगर पूछा जाता ए और बी दोनों, तो ये दोनों सही होता। मुसलसल और जामे यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तयन क़द्र यही है। ठीक है, आगे देखिए, कोठारी कमीशन ने तयन क़द्र की तारीफ यूं यानी किस तरह से की है? कोठारी कमीशन ने कहा है ये एक मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है यानी अमल है। इम्तिहान का इनेकाद कब अमल में आता है? बताइए। मुकर्ररा मियाद की तकमील पर। जाहिर सी बात है, एक यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, एक मान लो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट एक मियाद यानी ईयरली प्लान में बनाया गया है कि इतना यूनिट कंप्लीट होने के बाद बच्चों का यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, तो मुकर्ररा मियाद की तकमील पर ही लिया जाएगा। अंदाज़े क़द्र का तसव्वुर किसका है? बताइए। अंदाज़े क़द्र का तसव्वुर ब्लूम ने, ब्लूम का है। ब्लूम ने बताया ना बच्चों को किस क्या मकसद रखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। आगे है जांच करने के आलात कौन से हैं? जब आप जांच करेंगे तो उसके आलात कौन से हैं? देखिए, आप बच्चों की जांच करते हैं तो एक होता है मौजूई। मौजूई मतलब डिस्क्रिप्टिव, यानी किसी मौजू पे कह दिया जाए इस पर 500 वर्ड या 100 वर्ड में लिख के बताओ। एक होता है मारूजी। मारूजी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन, जैसे ये मारूजी चल रहा है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही माना जाता है। यह होता है जुबानी यानी ओरल। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। मौजूई इम्तिहान किसे कहते हैं? बताओ। मौजूई इम्तिहान में क्या होता है? लिख करके किसी भी टॉपिक पे कहा जाता है 100 वर्ड में, 200 वर्ड में, 500 वर्ड में लिखने। मारूजी इम्तिहान जैसे कि आपका टेट वाला एग्ज़ाम क्या होता है? मारूजी यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से। मारूजी कभी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, या चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीका होता है इसका। SAT, ठीक है, SAT यानी इसको स्कूल असेसमेंट टेस्ट कहते हैं या स्कूलेस्टिक। क्या कहते हैं? स्कूलेस्टिक। और A से असेसमेंट और T से टेस्ट, SAT। SAT की खुसूसियत क्या है? बताइए। तलबा की ज़हनी सतहों पर मबनी है। जाहिर सी बात है, सही है। सवालात की तरतीब के वक्त कितने इलाक़ों का ख्याल रखा जाता है? जब आप सवालात बनाते हैं तो 3 इलाक़ों का ख्याल। किसका? एक है आपका कॉग्निटिव, C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव और PSY यानी साइकोमोटर। 3 इलाक़ों का ज़हन, आप जो कि ब्लूम्स ने बताया है। तहसीली इल्म का ताल्लुक़ किस इलाक़ा से है? बताइए। ये है उक़ूफ़ी नशोनुमा। हुसूलियाबी, अचीवमेंट किससे है? उक़ूफ़ी यानी कॉग्निटिव से। ठीक है, चलिए आगे है LSRW। क्या है? LSRW। LSRW ये क्या है? किसी भी ज़ुबान की बुनियादी महारतें हैं।
एल से लिसनिंग, बच्चा पहले दुनिया में आता सुनता है, सुनना। एस से स्पीकिंग यानी बोलना, सुनते सुनते 2 साल में बोलना शुरू करता है। आर से रीडिंग यानी पढ़ना। डब्ल्यू से राइटिंग यानी लिखना। किसी भी जुबान की बुनियादी महारतें 4 हैं, याद रखिएगा। इसमें से सवालात ये पूछा जाता है, हो सकता है पूछा भी जाए इस साल, कौन सी यानी रिसेप्टिव स्किल है, यानी हुसूलियाबी वाली स्किल है जिसमें बच्चा पैसिव रहता है। कौन सी है? सुनना और पढ़ना। यानी सुनना इसमें क्या है? रिसेप्टिव, आप चीज़ों को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं। रीडिंग पढ़ना, आप अपने अंदर चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। प्रोडक्टिव स्किल क्या है? स्पीकिंग, बोलना, बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, जैसे मैं प्रोडक्टिव स्किल का यूज़ कर रहा हूँ। लिखना, लिखेंगे फिर भी आपकी आइडियालॉजी, आपके विचार, आपके ख्यालात को लोग पढ़ेंगे, तो वो भी क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। 2 तरह से पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यानी सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव हुसूलियाबी यानी अखज़ी महारत है, और बोलना ये क्या है? क्या नाम है? प्रोडक्टिव यानी तख्लीकी महारत कह सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। कहा जाता है कि ताल्लुक़ किस, इसका LSRW का ताल्लुक़ किस इलाक़ा से माना जाता है? हरकियाती से, हरकियाती से। ठीक है। तहसीली आजमाइश के ज़रिए मुअल्लिम के दर्स के बारे में मालूम किया जाता है। बताइए किस में मालूम किया जाता है? मुअल्लिम के दर्स की कामयाबी नाकामी यानी अचीवमेंट टेस्ट। यानी तहसीली आजमाइश यानी अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है? देखा जाता है मुअल्लिम जो पढ़ाया है, क्या वो बच्चे के समझ में अगर आ गया तो कहेंगे मुअल्लिम का पढ़ाना सक्सेस है। ठीक है, उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ज़ुबानी जांच किस सतह पर की जाती है? बताइए। ये प्राइमरी सतह पर। ठीक है। तहरीरी जांच की किस्म है, बताइए कौन सी किस्म है? मौजूई, बताए नहीं, यानी डिस्क्रिप्टिव जिसको हम कहते हैं। तहरीरी जांच की किस्म है, तहरीरी जांच की किस्म कौन सी है? ठीक है, देखिए रिपीट हो गया, मौजूई। मारूजी सवालात यानी जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज़ का होता है। जाहिर सी बात है, एक ही लफ्ज़ का, जिसमें कुछ आपको लिखना। इसमें क्या होता है? जो आपकी थिंकिंग होती है यानी आप, एक होता है यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें नहीं, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, सिकुड़ती हुई सोच। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता। ज़ुबान के ताल्लुक से कौन सा बयान गलत है? बताइए। ज़ुबान तरसील ख़यालात का ज़रिया है, बिल्कुल सही। ज़ुबान एक इक्तिसाबी अमल है, बिल्कुल सही। समाज के बग़ैर ज़बान सीखने का तसव्वुर भी नामुमकिन है, सही बात है। समाज ही में तो आप सीखेंगे, ज़ुबान खुद ब खुद सीखी जाती है। ये थोड़ा सा इसको बहुत कम लोग यही गलत है, चौथा आला माना जाएगा, और गलत पूछा जा रहा है ना, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इजहार ख्याल का इब्तिदाई ज़रिया कौन सा माना जाता है? यानी इशारों की ज़ुबान, इशारों यानी साइन लैंग्वेज। जैसे आप जाएंगे ट्रैफिक पे, तो ये जो लाइट, रेड लाइट आती है, आप रुक जाते हैं, क्या है? साइन लैंग्वेज। आप देखेंगे अलग अलग जगह, यहाँ से रुकने के लिए, ऊपर जाने के लिए यहाँ से यू टर्न होइए, बंजारा हिल जाने के लिए आप इधर मुड़िए। ठीक है, हाईटेक सिटी के लिए उधर जाइए, बेगमपेट के लिए उधर। वो सब जो साइन बना रहता है, वो सब क्या? वही इशारों की ज़ुबान है। दर्द या कराह के इजहार की आवाज़ें कहलाती हैं। दर्द या कराह के इजहार, फेजाइया, जिसकी अलामत इस तरह की बनती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, फेजाइया आवाज़ों के ज़रिए किस चीज़ का इजहार नहीं किया जाता है?
बताइए। देखिए हवा के गुजरने, इसका नहीं किया जाता। रंज का, रहम, हमदर्दी का, गुस्सा का, इसका भी किया जाएगा, इसका भी किया जाएगा, इसका। हवा के गुजरने का नहीं किया जाता। और नहीं किया जाता पूछा गया, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है गलत क्या है। ठीक है, चलिए। घड़ी का यानी घड़ी का तस्वुर का जाहिर करने के लिए टिक टिक कहलाती है। टिक टिक उसकी सुई चलती रहती ना, उसी को पूछा जा रहा है। क्या है? सौती आवाज़ हुई। ज़ुबान के इब्तिदा के ताल्लुक़ से कौन सा बयान सही है? ज़ुबान की इब्तिदाई इंसानी ज़िंदगी के साथ ही हुई है, तो बिल्कुल सही है। इंसानी तहजीब के बाद ज़ुबान, गलत। ज़ुबान की इब्तिदा पहले हुई, बाद में गलत। तहरीरी ज़ुबान को तकरीरी ज़ुबान पर तक़द्दुम हासिल, सब यही वाला सही है, पहला वाला बयान सही है। ज़ुबान यानी लैंग्वेज और बोली में क्या फ़र्क है? बहुत एक होता है ज़ुबान यानी लैंग्वेज, बोली यानी डायलेक्ट। डायलेक्ट देखिए, ज़ुबान क्या है? उसका एक रस्मुल ख़त होता है। बोली क्या है? उसका रस्मुल ख़त नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेज ज़ुबानी तहरीरी शक्ल है, जबकि बोली सिर्फ ज़ुबानी बोली चाल की। सही बात है, यही है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं अवधी बोली बाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे उर्दू, इधर के लोगों की उर्दू अलग है, आप उधर दिल्ली वगैरह लखनऊ वगैरह के तरफ के लोगों की उर्दू अलग है। ठीक है, लेकिन क्या है? बोली अलग है। उर्दू ज़ुबान तो एक है, लेकिन बोली अलग है। कहते हैं एक कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी बदले, यानी ये जो कहते हैं बोली बदल जाती है। ठीक है, यानी बोलने का लहजा, स्टाइल बदल जाती है। तो अब उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कहते हैं कि अभी वो होशियार है। होशियार मतलब अभी जग रहा है, लेकिन लिखने तहरीर में बहुत कम ही होशियार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ लोग बोलते हैं कि अभी होशियार है, मतलब अभी जग रहा, अभी सोया नहीं है, अभी होशियार है। लेकिन तहरीरी शक्ल में क्या कहते हैं? अभी बेदार है। क्या कहते हैं? बेदार। असल लफ्ज़ बेदार ही है, या अभी जग रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या है? बोली है, तो उसको हम बोली ही कहेंगे, जो कि जिसका कोई रस्मुल ख़त नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि मैराथन है। मादरी ज़ुबान के ताल्लुक़ से कौन सा बयान सही है? ठीक है, बताइए। हर इंसान की एक ही मादरी ज़ुबान, गलत है। मादरी ज़ुबान एक से ज़ायद हो सकती है, बिल्कुल सही है। मादरी ज़ुबान जो बच्चा अपने घर में सीखता है, अनकॉन्शियस माइंड से सीख लेता है, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे एक होता है एक्विजिशन, यानी उसको अक्वायर कर लेता है, उसके लिए कवायद ग्रामर नहीं पड़ता। जैसे हैदराबाद के माहौल में बच्चा पैदा हुआ, उसके घर में उर्दू बोली जाती है, उसके वालिदैन भाई बहन उर्दू बोलते हैं। उर्दू क्या, बचपन से उसकी उर्दू की मादरी ज़ुबान बन गई। अब छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है, सब तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भी बोलता है, तो क्या है? एक से ज़्यादा मादरी ज़ुबान हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो क्या ये बात 100 बल्कि 3 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। रियासत तेलंगाना में ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। किसको? तेलुगु को। यहाँ की सरकारी ज़ुबान तेलुगु है, और दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू मानी गई है, जो कि तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट में वो इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, देखिए उसका सवालात भी है। हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू को कितने अजला में, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट में दूसरी सरकारी ज़ुबान करार दिया है? कितने हैं आपके? 8 डिस्ट्रिक्ट में। ज़ुबान 2 मुख्तलिफ इलाकाई बोलियों और मुख्तलिफ कौमों और
जुबानों के बोलने वालों के दरमियान राब्ते का काम देती है। बेशक, ये तो बात सही है, ठीक है। राब्ते की जुबान, इसलिए कहेंगे राब्ते यानी कम्युनिकेशन। जुबान यानी लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जुबान क्या है? मुवासलात का, इबलाग का या तरसील का एक जरिया है, ठीक है। कम्युनिकेशन कहते हैं ना, कम्युनिकेशन लफ्ज आता है इंग्लिश में, इसको इबलाग भी उर्दू में कहते हैं या तरसील भी कहते हैं, ठीक है, या मुवासलात भी कहते हैं। जुबान तीनों का जरिया है, माध्यम है, मीन्स है, ठीक है, राब्ते की जुबान, ठीक है। चलिए आगे है, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर उलूम की मालूमाती किताबें जिस ज़ुबान में लिखी जाती हैं वो ज़ुबान कौन सी कहलाती है? बैनुल अक़वामी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, लाइब्रेरी की ज़ुबान, यही लाइब्रेरी की ज़ुबान कहलाती है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह के नॉलेज लिखी जाते हैं, ठीक है। तदरीस उर्दू के बुनियादी मकासिद हैं। बुनियादी मकासिद क्या हैं? 2 हैं, ठीक है। हर ज़ुबान बशमूल उर्दू की तदरीस के डैश इफ़ादी मकासिद होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते हैं बताइए? 4 होते हैं, ठीक है। ज़ौक़ सलीम की तरबियत तदरीस उर्दू का कौन सा मकसद है? बताइए। यानी कल्चर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं तहजीब व सकाफ़त। बकौले मुल्ला फ़खरुल हसन तदरीस उर्दू के कल्चरी मकासिद की तादाद कितनी है? बताइए। 3 है, ठीक है। गुफ्तगू अब कौन कौन है, कितना है? अब क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, क्लास लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। गुफ्तगू सिखाने के लिए कौन सा तरीका दर्जा झेल में से नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? किस्सा ख्वानी, ये तो सही है। गैर रस्मी गुफ्तगू, ये भी सही है। बच्चों की नस्में गूंज, देखो और बोलो, यही चौथा नहीं है। आगे चलिए। मादरी ज़ुबान उर्दू वाले तलबा स्कूल में दाखिला तक बआसानी बातचीत कर सकते हैं, उनको गुफ्तगू सिखाने का मकसद क्या होगा? ठीक है, मेयारी और सस्ता ज़ुबान यानी शाइस्ता ज़ुबान में बातचीत के काबिल बनाना है, तो सही है क्योंकि पहले से कुछ सीख के आई है। बिला झिझक इजहार ख्याल की सलाहियत पैदा करना, ये भी सही लग रहा है। तहरीर पढ़कर समझने में आसानी पैदा करना, ये भी, ये तमाम सही है, चारों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। माहिरीन तालीम के ख्याल में बच्चा को रीडिंग सिखाने की इब्तिदा किस उम्र में होनी चाहिए? बताइए। पैदाइश से, 5 साल के बाद, 5 साल की इब्तिदा से, 8 साल से, 5 साल के बाद। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में यानी एज 6 में पहुंचता है, ठीक है, माहिरीन तालीमात के ख्याल में बच्चा को पढ़ना सिखाना, तब पढ़ना सिखाना शुरू कराना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे है, पढ़ना सिखाने के मुख्तलिफ तरीकों को कितने यानी सुर्खियों के तहत तकसीम कर सकते हैं? बताइए। 3, ठीक है। अब देखिए, हमारा 100 क्वेश्चन हो गया, अभी 100 और है। क्लास अच्छी लग रही हो क्योंकि बहुत मेहनत करके सवालात इकट्ठा किए जाते हैं, उसका डिस्कशन किया जाता है। आपका फ़र्ज़ बनता, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबाने में ना आपको मेहनत लगती है, ना आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन पढ़ाने वाले की हौसला अफजाई होती है। आपका एक फरीज़ा बनता है, 100 सवालात अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं तो देखते देखते आप
क्या करें, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पे, ठीक है। आप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और मोबाइल पे देखिए तो ऐसे लेटा कर यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको वीडियो खूब क्लियर दिखेगी, ठीक है। चलिए 101 क्वेश्चन क्या है, वो तरीके जिसमें पहले हरूफ सिखाए जाते हैं फिर उन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे तरीके को कौन सा तरीका कहा जाता है। तहलीली पढ़ने के तरीके, तरकीबी मखलूत तरीके, ये हैं आपके तरकीबी तरीके, ठीक है। वो तरीका जिसमें आगाज़ लफ्ज़ों या अरकान यानी अज्ज़ाए लफ्ज़ से होता है, लफ्ज़ों को पहचानने के बाद उन हरफों की आवाज़ और शक्ल की शनाख्त कराई जाती है, क्या कहलाता है। तहलीली तरीका जिसमें चीज़ों को तोड़ जोड़ के समझा जाएगा, वही आपका एनालाइज वाला तरीका माना जाता है। उस तरीके में पढ़ने और हिज्जे करने की दुश्वारियां अलग कर दी जाती हैं। किस तरीके में की जाता है, तहलीली यानी एनालाइज वाला तरीका में। तरकीबी और तहलीली हर दो तरीकों की मुफीद बातें लेकर बनाया जाने वाला तरीका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको मखलूत तरीका कहते हैं, मिक्स्ड वाला। झेल में से कौन सा तरीका सबसे कदीम पढ़ना सिखाने का तरीका माना जाता है, यानी ये कौन सा अबजदी तरीका, अलिफ बा जीम दाल सिखा करके फिर उसको जोड़ना सिखाना, फिर जुमले बनाना सिखाना कहा जाता है। चलिए वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए पहले हुरूफ तहज्जी के नाम सिखाए जाते हैं और उनकी सूरतें शनाख्त कराई जाती हैं, उसके बाद हुरूफ मुफरद को जोड़कर सिखाया जाता है। बताइए ये कौन सा तरीका माना जाएगा। अबजदी तरीका, वो तरीका जिसमें इब्तदा हुरूफ की आवाज़ से जिसमें इब्तदा हुरूफों की आवाज़ से की जाती है, नाम पहले सिखाए नहीं जाते, ये सौती तरीका। माहिर तालीम जिसने सबसे पहले तजवीज़ रखी कि हुरूफ के नाम से कब्ल उसकी आवाज़ सिखाई जाए। बताइए, एकल सामिर ने कहा है, ठीक है। इस तरीके में लफ्ज़ को वहदत करार दिया जाता है, ना कि हर्फ को। किस तरीके में, देखो और बोलो वाले तरीके में। ये तरीका मालूम से नामालूम की तरफ के तालीमी उसूल पर मबनी है, देखो और बोलो वाला तरीका, ठीक है। पेस्टालोजी ने किस तरीके को पहले पहल राइज किया, बताइए। यानी अरकानी या अज्जाई तरीके को, ठीक है। एक मिनट, मेरी तस्वीर थोड़ा सा रुक गई होगी, आपको एक मिनट। चलिए देखिए, मेरी तस्वीर मेरी पिक्चर अगरचे रुकी हुई है तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। आपको आवाज़ तो क्लियर ही दिख रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू हो जाता है कभी कभी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन आवाज़ तो मेरी पूरी आ रही होगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी बहुत आगे तक ले जाना हमें। पेस्टालोजी ने किस तरीके को पहले पहल राइज किया, बताइए। ये है अरकानी या अज्जाई तरीका को, किसको, अरकानी या अज्जाई तरीके को पहले पहल राइज किया।
आगे चलते हैं। किस्सा गोई के तरीके से पढ़ना सिखाने का शुमार होता है। किस्सा गोई के तरीके से पढ़ना सिखाने का शुमार होता किसमें? तहलीली तरीकों में। किसमें? जो एनालाइज वाला तरीका माना जाता है। मस स्ट्योनेस का ताल्लुक किस मुल्क से है? इनका है अमेरिका से। किससे है? अमेरिका से इनका ताल्लुक माना जाता है। किससे माना जाता है? अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे है, झेल के कौन से तरीके को तरीके ख्याल कह सकते हैं? झेल के कौन से तरीके को तरीके ख्याल कह सकते हैं? बताइए। जुमला वारी तरीके को। किसको? जुमला वारी तरीके को। देखो और बोलो का तरीका किस पर मबनी है? यह है कानून तलाजुम व मुकारनत पे। किस पे? कानून तलाजुम व मुकारनत पे मबनी है। बच्चा को कोई लफ्ज़ दिखाया जाता है और फिर लफ्ज़ कहलवाया जाता है, ये तरीका क्या कहलाता है? बताइए। देखो और बोलो का तरीका। ठीक है, प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा यानी प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा का ईजाद करदा, ठीक है, यानी तोगरा जो जुमलाए उर्दू हरूफ बताता है। बताइए कौन सा है? यानी दायरे हरूफ। उसको वो क्या है? वो दायरे हरूफ के नाम से जाना जाता है। उर्दू लिखना सिखाने के लिए मोंटेसोजी का तरीका कौन सा है? बताइए। हरूफ सिखाने की हद तक मुफीद है लेकिन उनको मिलाकर लिखने के लिए नहीं। यानी हरूफ सिखाने मिलाकर लिखने के लिए इनका तरीका मुफीद नहीं है। ठीक है, आगे है, मोंटेसोरी का लिखना सिखाने का तरीका किस उसूल पे मबनी है? यानी ये उसूल हिस्सी चीज़ें क्या होता है? जो आपके हिस्सी हैं, यानी हवासे खमसे ज़ाहिरा से जिसको हम सीखते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, ज़ुबान है, हाथ है। ठीक है, यानी 5 है टोटल। सानवी यानी मंजिल पर तदरीस उर्दू का अहम मकसद क्या है? बताइए। तलबा में जमालियाती यानी जिसको यानी खूबसूरती वाली चीज़ें कहते हैं, और तख़य्युली और तख्लीकी सलाहियतों को पैदा करना, यही है। इबारत ख़्वानी की डैश किस्में होती हैं? इबारत ख़्वानी की कितनी किस्में मानी जाती हैं? इबारत ख़्वानी की 2 किस्में होती हैं, ये पहले भी गुजर चुका है। इबारत ख़्वानी की वो किस्म जिसकी खुसूसियत है कि हर लफ्ज़ की आवाज़ मुँह से अदा की जाए, यानी जिसको बुलंद ख़्वानी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? बुलंद, यानी आवाज़ से बुलंद पढ़ना। कम से कम वक्त में इबारत का मतलब हासिल कर लेना, ये कौन सा मकसद होता है? बताइए। यानी खामोश मुताला। पूछा जाता है कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके में बच्चा क्या करता है? सबसे ज़्यादा मटेरियल को पढ़ता है। वो कौन सा तरीका है? खामोश मुताला का तरीका वो माना जाता है। आगे है, कमरे जमात में बुलंद ख़्वानी की डैश सूरतें होती हैं? कितनी है? 3 सूरतें कमरे जमात में। खामोश मुताला की इब्तिदा बच्चों में किस उम्र से की जाए? ठीक है, ये शायद यानी खामोश मुताला की 9 साल की उम्र में।
आगे है खामोश मुताला के लिए ज़रूरी है क्या? क्या ज़रूरी है? कमरे जमात में मुकम्मल खामोश रहे, ये तो बात सही है। पढ़ने वक्त यानी पढ़ते वक्त तालिब इल्म किसी किस्म की आवाज़ ना निकाले, सिर्फ नज़र से काम ले, भी सही है। ऊपर दिए गए दोनों सही है, यही तीसरा वाला सही है। यानी ये जो दोनों चीज़ें बताई गई हैं यही दोनों सही हैं। आवाज़ के उतार चढ़ाव की तब्दीली को कहते हैं। आवाज़ में जो उतार चढ़ाव पाया जाता है उसकी तब्दीली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इखराज। ठीक है, नहीं गलत, इखराज नहीं भाई, तगय्युर लहन, लहन को बदलना यानी चेंज करना, यानी जो सुर है, लय है, उसको बदलना, यानी दूसरा सही होगा। आगे है, इबारत ख्वानी का सबसे आला वस्फ कौन सा समझा जाता है? बताइए। माना आफरीनी, यानी जो भी पढ़ें आप उसका मतलब भी समझ सकें। दौरान इबारत ख्वानी कभी आवाज़ उठाई और भारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ताकीद, जिसको कहते हैं अल्फाज का ज़ेरो बम। ठीक है। दौरान इबारत ख्वानी आवाज़ धीमी करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तखफीफ। तखफीफ का मतलब ही किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, चलिए आगे है, हाफिज़ा ख्वानी से बच्चों में ये सलाहियत पैदा होती है, यानी जो चीज़ रटने हैं उससे क्या सलाहियत पैदा होती है? ज़ख़ीरे अल्फाज में गिराबहाँ इजाफा होता है, तो सही है। इजहार माफी ज़मीर अदा करने में आसानी होती है, ये भी सही है। नए नए फ़िक्रे, तलमीहात, तशबीहें और इस्तिआरे वगैरह का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, ये भी सही है। ये तमाम 4 वाला ऑप्शन, यानी तीनों चीज़ें सही हैं। किसी भी सबक की इब्तदाई मंजिल होती है, किसी भी सबक की इब्तदाई मंजिल क्या मानी जाती है? तमहीद। सबसे पहले पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? तमहीद बांधेंगे, कोई चुटकुला कहेंगे, उससे मुताल्लिक कुछ अल्फाज, कुछ बच्चों से सवालात वगैरह पूछेंगे। ठीक है। तदरीस सबक में तमहीद का मकसद क्या होता है? बताइए। तलबा में ज़हनी आमादगी पैदा करना, सही बात है। तलबा को सीखने के लिए राग़िब करना, यानी मोटिवेट करना। ठीक है। साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर नफ्स मज़मून तक तलबा की रहनुमाई करने, भी सही। तीनों सही है। ठीक है, ऊपर दिए तीनों चीज़ें, यही तमहीद का आइन मकसद ही माना जाता है। तमहीद की मंजिल किस उसूल पर मबनी होती है? बताइए। ए नफ्सियाती उसूल पर, यानी साइकोलॉजी पे। तगय्युर किसी तहरीक या आमादगी यानी मोटिवेशन के किसी भी किस्म का इक्तिसाब मुमकिन नहीं। इस उसूल का इतलाक तदरीस सबक की किस मंजिल पर कहा जाता है? ये कहा जाता है कब? तमहीदी पर। यानी जब तक बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है तब तक आप कोई चीज़ सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है। मोटिवेशन की सर्कल भी होती है उसको, जिसको मैंने CDP में बता भी रखा है। ठीक है। 136 क्या है? तमहीद के आखिरी सवाल को इस्तेमाल किया जाता है ऐलान सबक के लिए। ठीक है, आखिर में ऐलान सबक करते हैं। तदरीस सबक के दौरान अख्ज़ माना ये कौन सी मंजिल कहलाती है? तमीज़ से पहले की, तफ़हीम के बाद होती है। नमूने की बुलंदख्वानी खामोश मुताला के दरमियान, यही है। अक्स माना वाली मंजिल यही है। नमूने की बुलंदख्वानी कौन करता है? टीचर यानी मुअल्लिम करता है। खामोश मुताला यानी बच्चे करते हैं। इख्तिलाफ मादी की कितनी किस्में की जाती हैं? बताइए। 2। तस्वीरी मॉडल या कोई शय को छू कर या इशारा करके माना समझाने को क्या कहा जाता है? यानी इख्तिलाफ मादी बसरी, यानी टच करके बताया जाता है। ठीक है, ये पहला सही है। दर्जा झैल में से कौन से लफ्ज़ के लिए तहलील का तरीका मुफीद होता है? बताइए। ए दूर अंदेशी वाला। कौन? दूर अंदेशी का।
आगे चलिए, अख्ज़ माना को कहा जाता है, यानी कोई माना आप अख्ज़ कर रहे हैं, यानी ईफ़ाए माना कहा जाता है। उर्दू हिज्जे सिखाने में सबसे बड़ी दुश्वारी क्या पेश आती है? इसमें पे उर्दू के हरूफ तहज्जी सौती नहीं ठीक होते, यही है बड़ी दुश्वारी, इसी में पेश आती है। उर्दू की दरसी किताब नायाब हैं बच्चों में, मुताला का शौक़ नहीं पाया तो ऊपर दिए गए तमाम, ठीक है, तो पहला वाला सही होगा। आगे है, तबक़े तहतानिया में नज़्म की तालीम का बुनियादी मकसद क्या होता है? लुत्फ़ अंदोज़ी, यानी इंजॉयमेंट करना। किस शायर ने बच्चों के लिए आसान नज़में लिखी हैं? इस्माइल मेरठी साहब ने अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए, ठीक है। इस्माइल मेरठी बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं, इनकी किताबें बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तदरीसी क़वायद के अहम, ये इस्माइल मेरठी जैसे इनके बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने बातें की जिसमें आदमी की अंदर के जज्बात को ये झकझोर देते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि नेहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा। यानी अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को कुचला, वो सबसे बड़े यानी बहादुर तभी आप कहलाएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, ठीक है, सही बात है। जब अल्लाह ने कहा तो सजदा किया नहीं, इसलिए धुतकार दिया गया। चलिए, तदरीसी क़वायद के अहम उसूलों में नहीं है, इसमें से अहम उसूलों में नहीं है, ठीक है। आगाज़ जुमलों से करना चाहिए तो है, तरीक़े तालीम इस्तक़राई हो, ठीक है, यानी इंडक्टिव हो तो सही है। तालीम क़वायद में तसलसल होना चाहिए, ये भी सही है। क़वायद की तालीम सिर्फ नज़रियाती हो, जहाँ कोई भी ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, सिर्फ वगैरह, वो गलत हो जाता है, तो यही है, और नहीं पूछा गया है। तदरीस क़वायद में पहले मिसालें पेश करना और फिर मिसालों से कुल्लिया या कायदा अक्स करना, अभी मैंने इसको डिटेल से समझाया है। इसी को कहते हैं इस्तक़राई तरीक़ा, और इस्तख़राजी क्या कहते हैं, पहले कायदा फिर मिसाल। नज़्म और नस्र के फ़र्क को वाज़े करने के लिए कौन सा बयान गलत है? गलत पूछा गया है, इसको हमें जहन में रखना चाहिए। नस्र के मुकाबले में नज़्म में ज़्यादा तासुर होता है तो सही है। नस्र का उसलूब तामीरी होता है, जबकि नज़्म का वजदानी और तख्लीक़ी, ये भी सही है। नज़्म को अदब में शुमार किया जाता है, जबकि नस्र को अदब नहीं, ये चीज़ गलत है। गलत पूछा गया इसलिए यही सही लगेगा, ठीक है। नज़्म की बुनियादी मकसद लुत्फ़ अंदोज़ी होता है और नस्र का इबारत फ़हमी, ये भी सही है। और गलत पूछा गया इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हम सही मानेंगे। तहतानवी सतह पर तकरीरी इंशा का काम झेल में दिए गए किस तरीके से नहीं किया जाता? बताइए। मुकालमा, ये तो किया जाएगा। तस्वीर को पेश करके सवालात और जवाबात, मजमून निगारी, किस्सा सुनकर दोहराना, यही नहीं किया जाता। तहतानवी सतह पर इंशा का मकसद बखूबी पूरा होता है बच्चों के गीतों से। तहतानवी सतह पर तहरीरी इंशा की मस्क नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? मुहावरात की तशरीह, यही नहीं, ठीक है। इम्तिहान नज़्म से मुराद है। इम्तिहान नज़्म से मुराद क्या लिया जाता है? देखिए अभी 50 क्वेश्चन और हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाएं ताकि हमें पता चले और पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि आखिरी वक्त पे अगर आप देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। ये जो मेथडोलॉजी है आपको एसएसटी में भी फ़ायदा देगी, ठीक है, सीडीपी में भी देगी और इंग्लिश वाले में भी देगी, ठीक है, क्योंकि सबकी जो मेथडोलॉजी यानी पढ़ाने के तरीके तो एक हैं, ठीक है। चलिए, इम्तिहान नज़्म से मुराद क्या है?
नज़्म आहंग, अल्फाज की मौजूनियत और मेजरी से ख़त उठाना, तशबीहात इस्तिआरात की जानिब तलबा को मुतवज्जे करना, सवालात के ज़रिए नज़्म को समझना। ठीक है, ए बी दोनों, चौथा सही है, ए दोनों सही है, ए और ए दोनों वाले। ठीक है, गज़ल की तदरीस का आगाज़ किस जमात से होना चाहिए? छठी जमात से। ठीक है, आगे है, बहर, वज़न और शेर की तख्ती किस इल्म को कहा जाता है? इल्म उरूज। आगे चलिए, इख्तिसार नवेसी कौन सा मशगला है? इख्तिसार नवेसी यानी तहरीरी इंशा का मशगला है। ठीक है, तेज़ी के साथ इबारत लिखने के काबिल को कहते हैं, क्या कहते हैं? जूद नवेसी। ठीक है, उर्दू कवायद तो वो सीखे जिसकी ए मादरी ज़ुबान ना हो, ए कौल किसका है? ये है अब्दुल हक साहब ने इसको कहा था। सनाए लफ्ज़ी और मानवी किसको कहा जाता है? ये है इल्म बदी, जिसको बदाए भी कहते हैं, सनातें भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस्तखराजी तरीके से कवायद सिखाने में ये उसूल मुज़मिर है। इस्तखराजी में बताइए, इस्तखराजी में कौन सा उसूल छिपा हुआ है? नामालूम से मालूम की जानी, पहले जो कायदा बताते हो आपको नामालूम है, उसके बाद मालूम, जो मिसालें आपको मालूम है, तो पहला सही है। तहरीरी इंशा का मशगला नहीं है, कौन सा नहीं है? यानी मुकालमा निगारी। मुकालमा निगारी में तहरीरी कहाँ होती है? फार्म की खाना पर खाना निगारी, खुद नवेसी, इसमें लिखा जाता है। किस मंजर वाक़या का बेसाख्ता बयान मशगला है? किसका बताइए? तकरीरी इंशा का। इयादा के सवालात का मकसद होता है, क्या होता है? खुलासा जहन नशीन करवाना, यही है। इयादा का मतलब होता है जो पढ़ाया गया उसका खुलासा जहन में नशीन कराना। हर्बार्ट ने सबक के कितने इक़दामात मुकर्रर किए हैं? बताइए। इन्होंने 5 मुकर्रर किए हैं। मुअल्लिम सानी कहते हैं, किसे मुअल्लिम सानी? यानी दरसी किताब को दूसरा उस्ताद कहा गया है। ठीक है, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है। तदरीसी मकासिद, आमोजिशी तजर्बात और अंदाज़े क़द्र के बाहमी रब्त को ज़ाहिर किया जाता है, किसमें? मुसल्लस के ज़रिए। मुसल्लस मतलब होता है 3 वाली चीज़ है। ठीक है, आगे है, तालीमी अमल के 3 बुनियादी अनासिर हैं। ठीक है, अनासिर 3 बुनियादी अनासिर में से एक है, इसमें से कौन से हैं? 3 में से एक, यानी आमोजिशी तजर्बात, ये है बुनियादी में से। तालीमी अमल के 3 बुनियादी अनासिर से नहीं हैं, इसमें से तालीमी अमल के 3 बुनियादी अनासिर में से नहीं है। आदादी वसाइल नहीं है, बल्कि आमोजिशी तजर्बात हैं, यानी जो सीखने, यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। तदरीसी मकासिद हैं, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं। अंदाज़े क़द्र, जिसको हम इवेल्युएशन, या आदादी वसाइल नहीं है। ठीक है, और नहीं पूछा गया, इसलिए चौथा आपका सही माना जाएगा। तालीमी अमल के 3 बुनियादी अनासिर का तस्वुर किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? किसने पेश किया है? पेस्टालोजी ने। ठीक है, जिसको हेंस और हेनरिच नाम आ सकता है। ठीक है, आगे है, तहसीली जांच की किसमें, इसमें से कौन है? तहसीली जांच यानी अचीवमेंट टेस्ट, उसमें से कौन सा नहीं है? अखलाक की नशनुमाई नहीं है, बल्कि मौजूई आजमाइश, यानी डिस्क्रिप्टिव, मारूजी, जिसको क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्टिव, यानी ज़ुबानी टेस्ट। ठीक है, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। ज़ुबानी जांच किस सतह पर ज़्यादा मुफीद है? किस पे? प्राइमरी सतह पर। तहरीरी जांच की
इसमें से कौन सी किस्म नहीं है, यानी नज़्म ख़्वानी। नज़्म ख़्वानी में तहरीर थोड़ी होगी, तफसीली सवालात, मारूज़ी सवालात, एक लफ्ज़ी सवालात, ये तो है ही है। तो तीसरा आपका सही होगा। आगे क्या है, एक लफ्ज़ी सवालात का शुमार होता है, ठीक है, बताइए। एक लफ्ज़ी का शुमार कहते हैं, यानी मारूज़ी आजमाइश, जो कि ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं। मालूमात की इकाइयाँ मुख्तसर होती हैं। बताइए किसमें है, मारूज़ी आजमाइश। इसमें क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, मौजूई होगा, उसमें दिमाग लगाकर लिखना होगा, उसमें क्रिएटिविटी पाई जाएगी। मुशाहिदा, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, का शुमार किसमें कहते हैं, अंदाज़े क़द्र की टेक्निक है। मुशाहिदा यानी 10 टेक्निक मैंने अलग अलग कराया, जैसे ऑब्जर्वेशन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है, ठीक है, और इसी के साथ है यानी सोशियोमेट्री है, ये सब चीज़ें हैं, सवाल जवाब का तरीका है, क्वेश्चनायर है, ये सब उसके जो है तरीके होते हैं जांच के, ठीक है। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, एक पोर्टफोलियो होती है, सब बहुत सारी तकरीबन 10-11 हैं, ठीक है। वो इम्तिहान जो बेशुमार तलबा के लिए तैयार किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मेयारी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। ये जो आपका टेट का एग्ज़ाम हो रहा कल, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसका एक मेयार, यानी कितना डिफ़िकल्टी लेवल होगा, कितना आसान होगा, कितना मॉडरेट होगा, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड यानी मेयारी जांच। और मेयारी जांच के लिए आपको पता है कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब होता है जिस चीज़ को जिसके लिए बनाया गया है, अगर उस चीज़ पर खरा उतरता, कहते हैं जांच वैलिड है। जैसे थर्मामीटर है, इसका काम क्या है, बुखार को नापना, अगर बुखार को नापता है तो उसको कहेंगे वैलिड। और एक आता है रिलायबल, जिसको आप मुअतबर कहते हैं। रिलायबल का मतलब ये होता है बार बार जांच किया जाए लेकिन रिजल्ट आपका सेम आए, तो उसको रिलायबल कहते हैं। जैसे आपको पता है टेट का एग्ज़ाम कई फेज़ में हो रहा है, आप लोगों का उर्दू मीडियम वालों का कल है, लेकिन सब में डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। एक स्टूडेंट को जो सीडीपी के पेपर में कई बार बैठाया जाए, रिज़ल्ट सेम आए, तो आप कहेंगे जो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके मुअतबर यानी रिलायबल हैं। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी यानी जिसका आंसर एक ही होता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी इसकी एक खूबी होती है जो अच्छे टेस्ट की, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट को कहते हैं। आगे है, शख्सियत का सही अंदाज़ा लगाने के लिए कौन सी टेक्निक मुफीद है। किसी का सही अंदाज़ा लगाने के लिए कौन सा है, मुशाहदा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, गिरोही मुबाहसा यानी ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, सवालनामा यानी क्वेश्चन आयर, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब तो टेक्निक ही है। महारतों की जांच की जाती है, बताइए, अमली इम्तिहान से यानी प्रैक्टिकल। माहिरीन नफ्सियात किस किस्म के मदात या सवालात को नुकसानदेह समझते हैं, बताइए, हाँ या नहीं। ये जो हमारा हो रहा है किसमें, कौन गलत है कौन सही है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, इसलिए वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। सीखे हुए लफ्ज़ों को नए पहलुओं में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बताइए, क्या कहलाएगा। ये आपका होगा इंतबाक करना, ठीक है। मुश्किल अल्फाज के तलफ़ुज़ की मश्क के लिए कारामद होते हैं, कौन सा कारामद होगा, बताइए, फ्लैश कार्ड होंगे, ठीक है। क़वायद की मदद से होती है, ठीक है, यानी ज़ुबान गैर दुरुस्त। ये सवालात थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ, इसको छोड़िए हम। चलिए, तालीम का बुनियादी मकसद क्या होगा। तालीम का बुनियादी मकसद क्या है
की शख्सियत की हमाजहत नशोनुमा, यानी एक इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट के जितने मैदान हैं, यानी फिज़िकल जिस्मानी हो, कॉग्निटिव यानी उकूफ़ी हो, ठीक है, और उसके बाद इमोशनल हो, सोशल हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, मोरल हो, सारे डेवलपमेंट जब होते हैं उसको शख्सियत की हमाजत, यही तालीम का मकसद होता है। होमवर्क का क्या मकसद है, बार बार पूछा जाए, होमवर्क जो आप घर से करने के लिए दिया जाता है क्या होता है, इक्तिसाब को मुस्तहकम करना, जो आप सीखे हैं उसको थोड़ा सा दोहरा लें तो सही है। घर में फाजिल वक्त जो आपके पास टाइम बच रहा का सही इस्तेमाल ये भी सही है। वालिदैन को मरगूब करें ये गलत है। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी पहला दूसरा दोनों मकसद होता है होमवर्क देने का। आगे है हरूफ से अल्फाज बनाने का खेल किस इमदादी वसीले से किया जाता है, बताइए। ये है तालीमी ताश, जो पत्ते होते हैं फ्लैश कार्ड उससे, ठीक है, यानी पार्ट की मदद से तफहीम कराई जाती है, किसमें, ए और बी दोनों, मतलब मुख्तलिफ तसव्वुरात की, मुख्तलिफ इबारतों की, ये दोनों सही है, ठीक है, ए वाला गलत होगा। तो ए चौथा क्या है, ए और बी, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। दीवारी रसाला से तलबा में पाई जाती, बच्चे नहीं कहते कि यानी प्रिंसिपल के रूम के सामने बच्चे अपना अपना मकाला लिख करके टांगते हैं, दीवारी रसाला से तलबा में क्या चीज़ पाई जाती है, बताइए। प्रोग्राम की फराहमी, ये भी सही है। मालूमात में इजाफा, स्कूली प्रोग्राम और अहम एलानात, ये सब, यानी ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी। आगे है मुअल्लिम उर्दू को उर्दू अदब के साथ किस मजमून का इल्म भी ज़रूरी होना चाहिए, बताइए। हयातियात, रियाजियात, समाजियात यानी नफ्सियात, इसीलिए तो आपका टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। आपको साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चा को किस ज़ुबान के ज़रिए तालीम यानी बनाने से फितरी माहौल मैसर होता है, किससे, मादरी ज़ुबान। इसलिए कहा जाएगा जो बुनियादी तालीम है बच्चों को मादरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो भी कहती है बच्चों को बेसिक एजुकेशन उनकी मादरी ज़ुबान में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। मुकालमों की अदायगी की मश्क के लिए वसीला कारआमद होगा, कौन सा वसीला कारआमद होगा, बताइए। मुकालमा में क्या होता है, ड्रामा, यानी ड्रामा मेथड, जिसमें बच्चा हर एक का रोल करके उस तरह की आवाज़ें निकालता है, उस तरह का रोल अदा करता है। प्रोजेक्ट तरीक़े तदरीस किसकी ज़हनी इख्तिरा है, किसकी है, इसको जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी जो लर्निंग बाय डूइंग की बातें करते हैं, कहते हैं टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा, बच्चा सेंटर में होगा, मरकज़ में होगा, बच्चे की अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग मेथड को बदलेंगे। जॉन डीवी, एक प्रोजेक्ट मेथड जॉन डीवी ही इसके यानी बानी है, कहेंगे इख्तरा करता है। तदरीसी मकासद को मुख्तलिफ खानों में किसने तकसीम किया है, बार बार ये सवालात पूछे जाते हैं हर्बर्ट ने, ठीक है, अलग अलग खानों में हर्बर्ट ने तकसीम किया है। अब देखिए एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है, हमने ज़िक्र किए, आखिर में फीडबैक दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। इसी के साथ लाइक करते हुए जाएं, शेयर कर दें और बेस्ट ऑफ लक, अच्छी दुआएं मेरे साथ। मैंने आपके साथ भी मेहनत किया ताकि आपका नंबर अच्छा आ जाए, ठीक है। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आगे कुछ आप अपना फीडबैक देने के लिए या कुछ हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी राय या आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 9873603812, ठीक है। चलिए आप एग्ज़ाम देने जाइए, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, ठीक है। मेरी दुआएं यही हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।